हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी मोमेंट्स बुक का थर्ड लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस लेसन की हम एक क्विक और डिटेल्ड समरी देखेंगे और साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ईश्वरन स्टोरी was told to Ganesh by Mahendra, who worked as a junior supervisor and was unmarried and used to live in the temporary shelters provided by the company. अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस स्टोरी में एक महेंद्र नाम का शख्स है और वो महेंद्र गणेश को एक स्टोरी सुना रहा है। किसके बारे में? ईश्वरन के बारे में। और ईश्वरन कौन है? महेंद्र का कुक। ठीक है, गणेश इज द थर्ड पर्सन जिसको महेंद्र स्टोरी सुना रहा है। ओके, महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइजर है। उसका काम यही है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम पर नजर रखना। ठीक है, तो उसे अपने काम के चलते कई जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है, मतलब हर बार एक नए घर में जाना पड़ता है। तो कंपनी ही उसे टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करती है जिसमें कि महेंद्र और ईश्वरन साथ में रहते थे। ईश्वरन महेंद्र का कुक है। ठीक है, वो दोनों साथ में रहते थे। अब महेंद्र ईश्वरन के बारे में गणेश को स्टोरी सुना रहा है। ओके, समझ आ गया? चलिए। Ishwaran accompanied Mahendra wherever he went. He provided him company, cooked food for him and even washed his clothes. तो महेंद्र को उसकी कंपनी जब भी कोई नया शेल्टर प्रोवाइड करती, ईश्वरन उसके साथ उस नए शेल्टर में रहने जाया करता था। ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाया करता था। वो कभी कंप्लेन नहीं करता था कि आपको बार बार घर चेंज करना पड़ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो हमेशा बिना किसी कंप्लेन के महेंद्र के साथ जाया करता था। वो उसका घर साफ करता था, उसके लिए खाना बनाता था और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धो देता था। एवरी मॉर्निंग व्हेन महेंद्र लीव्स फॉर ऑफिस, ईश्वरन वुड क्लीन द लिविंग एरिया, टेक बाथ, ईट लंच एंड रेड तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज। तो हर सुबह जब महेंद्र अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था, तब ईश्वरन घर में रहता था और उस लिविंग एरिया को साफ करता था, नहाता था, अपना लंच करता था और उसके बाद तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज पढ़ता था। उसे तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और तो तमिल स्टोरीज पढ़ पढ़कर ईश्वरन के स्टोरी सुनाने के तरीके में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया। अगर उसे एक छोटी सी बात भी बोलनी होती थी तो वो उसको एकदम क्यूरियस बना देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे बोलना हो कि मैं एक बार रोड से जा रहा था और मैंने रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ देखा, तो वो उसको भी स्पेशल इफेक्ट्स यूज करके बोलता था, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए सुनने वाले के मन में। वो कहता कि मैं एक बार एक रोड से जा रहा था, रोड एकदम सुनसान था और फिर मैंने देखा कि रोड पर एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। मैंने चाहा कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इसका सामना जरूर करूंगा, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लग गया। पास जाकर देखा तो मुझे पता चला कि वो एक पेड़ था जो कि टूटकर गिर गया था। मतलब छोटी सी बात को भी वो इतना ज्यादा डिस्क्राइब करके क्यूरियस बना देता था। ईश्वरन वुड एंटरटेन महेंद्र विद हिज स्टोरीज यूजिंग स्पेशल इफेक्ट्स। तो ईश्वरन महेंद्र को हमेशा नई नई स्टोरीज सुनाया करता था और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। स्पेशल इफेक्ट्स मतलब वो वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, अपने बॉडी के जेस्चर्स को यूज करता था ताकि उसकी स्टोरी एकदम रियल लगे। ओके, He would start a story with an introduction and by laying background of the character followed by the story. तो कोई भी स्टोरी सुनाने से पहले ईश्वरन बैकग्राउंड क्रिएट करता था। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता था, कैरेक्टर के बारे में बताता था, उसके बाद स्टोरी को स्टार्ट करता था। Once he told him a story of an elephant who escaped from jungle and was threatening the whole town. तो एक बार ईश्वरन महेंद्र को एक एलिफेंट की स्टोरी सुनाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो बैकग्राउंड क्रिएट करता था और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देता था। तो ईश्वरन ने अपनी स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट करी कि जो मेरा नेटिव प्लेस है, मतलब ये ईश्वरन कह रहा है महेंद्र से, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो जंगलों से घिरा हुआ है। उसके आसपास बहुत बड़े बड़े जंगल है और उन जंगलों में बड़े बड़े हाथी रहते हैं। तो जंगलों से टिम्बर को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम
हाथियों के थ्रू ही किया जाता है। तो वो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड क्रिएट करता, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करता। उसने महेंद्र से कहा कि एक बार उन्हीं जंगलों में से एक हाथी टाउन की तरफ आ गया। टाउन में आकर वो हाथी एकदम पागल हो गया। रोड्स पर जितनी भी स्टॉल्स लगी थी उन सभी को उसने अपने पैरों से कुचल दिया और एक स्कूल की तरफ बढ़ा। स्कूल का एंट्रेंस गेट सब तोड़ दिया उसने और वो स्कूल ग्राउंड में आ गया। जितने भी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे वो सब अंदर भागे स्कूल की तरफ और गेट लॉक कर लिया। वो सब टेरेस पे चले गए। वो हाथी अभी भी स्कूल ग्राउंड में ही है और बच्चे सब अपने स्कूल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। एंड ही बीइंग अ जूनियर स्टूडेंट ऑफ स्कूल नॉक्ड द ह्यूज बीस्ट डाउन। तो ईश्वरन ने बताया कि जब ऐसा इंसिडेंट हुआ, हाथी स्कूल में आ गया, तब ईश्वरन उसी स्कूल का एक जूनियर स्टूडेंट था। जूनियर स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो उतने बड़े हाथी से नहीं डरा। उसने अपने टीचर के हाथ से स्टिक ली और वो ग्राउंड में पहुंच गया नीचे जहां पर वो हाथी था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर हाथी के थर्ड टोनेल पर मारा और वो हाथी वहीं बेहोश हो गया। एंड वुड लीव द स्टोरी इन द मिडल एंड यूज्ड टू गो फॉर सम वर्क। और ईश्वर ने इतनी कहानी सुनाकर ये कह देता महेंद्र से कि मुझे कुछ काम है और मुझे जाना है, मैं बाद में एक स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। अपॉन बीइंग आस्क्ड ही यूज्ड टू कंटिन्यू द स्टोरी। तो जब वो अपना काम फिनिश करके वापस आता तो महेंद्र उसे बोलता था कि प्लीज तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो जो तुम आधे में छोड़कर गए थे। तब जाकर वो स्टोरी को पूरा सुनाता। फिर उसने ये स्टोरी सुनाई कंप्लीट, हाथी वाली। ही सेड कि वो हाथी बेहोश हो गया, फिर वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, तब जाकर वो हाथी होश में आया। तो कुछ इस तरह से होती थी उसकी स्टोरीज। Once he asked Mahendra that whether he could make special food one night. Mahendra permitted him to do so. तो एक दिन की बात है, ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि सर क्या मैं आज के डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है। सो महेंद्र ने कहा कि हाँ श्योर बना लो। He permitted him. He then told Mahendra the night that the place where they are living was a burial ground. तो उस रात डिनर फिनिश करने के बाद ईश्वरन महेंद्र को एक बात बताता है कि जिस कंपार्टमेंट में वो अभी रह रहे हैं वो पहले एक बरियल ग्राउंड था, मतलब कि शमशान घाट था। ईश्वरन ये भी कहता है कि मैंने कई बार आते जाते यहाँ पर आसपास हड्डियां पड़ी हुई देखी हैं, स्कल पड़े हुए देखे हैं। एंड ही हैड सीन अ डार्क शैडो इन फुल मून नाइट विद मैटेड हेयर एंड बेबी इन हैंड्स। ईश्वरन साथ में ये बात भी एड ऑन करता है कि मैंने फुल मून नाइट को खिड़की के उधर एक डार्क शैडो देखी जिसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी था, मतलब एक फीटस था। वो भूत की बात कर रहा है बेसिकली। महेंद्र स्कोल्डेड हिम फॉर मेकिंग हाइपोथेटिकल स्टोरीज। तो महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया कि तुम बेकार की कहानियां मत सुनाओ, तुम झूठी कहानियां मत सुनाओ। बट वन नाइट महेंद्र हर्ड समवन्स क्राई नियर हिज विंडो। लेकिन एक फुल मून नाइट को महेंद्र को अपनी खिड़की के पास किसी के रोने की आवाज आती है। He went near the window to examine and he saw the same ghost about whom ईश्वरन was talking. तो वो अपनी विंडो के पास जाकर देखता है तो जैसा कि ईश्वरन ने बताया था, फुल मून नाइट को एक डार्क शैडो अपने हाथ में एक फीटस लिए हुए नजर आई थी, वैसी ही सेम शैडो महेंद्र को भी नजर आती है। उसने देखा कि मूनलाइट में एक शैडो उसे नजर आ रही है खिड़की से थोड़ा दूर। उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी है। That was the same ghost about whom ईश्वरन was telling Mahendra. He got scared and was not able to sleep at night. वो उसे देखकर बहुत डर गया और खिड़की से भागते हुए जल्दी से वो अपने बेड में आकर लेट गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया, वो बहुत डर गया था। The next morning, ईश्वरन said to him that you were scolding me when I told you the story of ghost. The last night you saw it yourself. तो अगली सुबह जब महेंद्र ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तब ईश्वरन उससे कहता है कि सर जब मैं आपको घोस्ट की स्टोरी सुना रहा था तब तो आपने मुझे डांट दिया, लेकिन कल रात को तो आपने खुद ही घोस्ट को देख लिया। महेंद्र हरी टुवर्ड्स ऑफिस
and left that place the same day. ईश्वरन की ये बात सुनकर महेंद्र जल्दी से ऑफिस की तरफ भागा और उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और उस जगह को छोड़ दिया. So that was our story. Now we'll discuss all the NCERT question answers. Okay? So the first question is, in what way is ईश्वरन an asset to Mahendra? मतलब ईश्वरन महेंद्र के लिए एक एसेट क्यों था? एसेट मतलब समथिंग प्रेशियस. सो व्हाई वाज ईश्वरन प्रेशियस फॉर महेंद्र? क्योंकि वो उसके लिविंग एरिया को साफ करता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े भी धो देता था, और जहां पर भी महेंद्र की कंपनी उसे शिफ्ट करती वो उसके साथ साथ जाता था. सो यही सब हमने इस आंसर में लिखना है. देखिए आंसर कैसे लिखा है मैंने. ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महेंद्र एज ही अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. तो ईश्वरन महेंद्र के लिए एक प्रेशियस क्यों था? क्योंकि वो हमेशा जहां पर भी उसकी कंपनी उसे टेम्पररी शेल्टर देती वहां पर ईश्वरन महेंद्र के साथ साथ जाता था. ही यूज्ड टू कुक फॉर हिम, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, क्लीन द लिविंग प्लेस एंड यूज्ड टू एंटरटेन हिम विद यूनिक स्टोरीज. तो ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धो देता था, लिविंग एरिया को साफ कर देता था और साथ ही साथ में महेंद्र को थ्रिलिंग तमिल स्टोरीज सुनाकर एंटरटेन भी करता था. सो दैट्स व्हाई ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्र. समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? तो अगर ईश्वरन को ये बताना होता कि मैं एक बार हाईवे से जा रहा था और मैंने देखा कि एक पेड़ टूटकर हाईवे पर गिर चुका है, तो वो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता? वो इतनी सिंपल सी चीज को भी बहुत ड्रामेटिक बना देता था ताकि जो भी उसकी स्टोरी को सुन रहा है उसमें क्यूरियोसिटी आए. ठीक है? वो कहता कि मैं एक बार रोड से जा रहा था, रोड एकदम सुनसान था, मैंने देखा कि रोड पर एक मॉन्स्टर गिरा हुआ है. मैंने चाहा कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन मैं फिर भी उसकी तरफ बढ़ता गया. मैंने आगे जाकर देखा तो वो एक पेड़ गिरा हुआ था. लाइक दिस ही यूज्ड टू मेक हिज स्टोरी ड्रामेटिक. ओके, सो मैंने लिखा है ईश्वरन वुड रेज हिज आईब्रोज इन अ कर्व. तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी बनाता था ना, तो ही यूज्ड टू रेज हिज आईब्रोज इन कर्व एंड रेज हिज आर्म इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को इनहांस करता और अपने हाथों को ऊपर उठाता in order to make a gesture. He would say that once he was walking down a empty highway all alone. तो वो कहना स्टार्ट करता कि एक बार मैं एक रोड पर जा रहा था and that highway was एकदम सुनसान, deserted. मैं अकेला उस हाईवे पर चल रहा था. He saw a huge beast lying on the road. और उसने देखा कि आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर गिरा हुआ है रोड पर. He thought of going back, but as he got closer, he saw that it was a tree that had broken and had fallen on the road. So he thought कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर उसने देखा कि वो एक पेड़ है जो कि टूटकर हाईवे पर गिर चुका है. Its branches appeared to be beast's limbs that had spread out onto the road. तो वो कहता कि जो उस पेड़ की ब्रांचेस थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस मॉन्स्टर के हाथ है. He wanted to create a scene in the listener's mind so that he would get captivated in the story. तो वो इतने अच्छे से बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके स्टोरी को सुनाता था, उसके लिसनर को एकदम स्टोरी रियल लगती थी. ईश्वरन ऐसा चाहता था कि जो भी उसकी स्टोरी सुन रहा है वो उस सिनेरियो को फील कर सके, इसलिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट करता था स्टोरी सुनाने में. Ishwaran wanted to create curiosity in the mind of listeners as to what happened next in the story. और ईश्वरन की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि जो भी उसकी स्टोरी सुन रहा है उसके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सके कि आगे क्या हुआ होगा स्टोरी में. ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड वन. हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? टस्कर मतलब होता है एलिफेंट. तो ईश्वरन ने महेंद्र को उस एलिफेंट की स्टोरी किस तरह से सुनाई, हमें वो बताना है. डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? प्लॉजिबल मतलब
जो ईश्वरन ने महेंद्र को स्टोरी सुनाई, क्या वो तारीफ के काबिल थी? ऑफ कोर्स थी, क्योंकि वो स्टोरी को सुनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट करता था। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फर्स्टली ही गेव एन इंट्रोडक्शन दैट हिज विलेज वाज सराउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट। तो टस्कर की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ईश्वरन ने एक इंट्रोडक्शन दिया बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। ही सेड कि उसका नेटिव प्लेस मतलब उसका विलेज जंगलों से घिरा हुआ है। The wood was processed at the timber yards and the logs of timber were transported onto the factories by elephants. तो जंगलों में उन वुड्स को प्रोसेस किया जाता था और उससे बनने वाले टिम्बर के लॉग्स को हाथियों के द्वारा फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। He added that the beasts were huge. Beast मतलब होता है दानव। यहाँ पर वो एलिफेंट को ह्यूज बीस्ट कह रहा है क्योंकि वो बहुत विशालकाय जानवर है। ठीक है। He added that the beasts were huge and in case one of them went mad, it could not be controlled even by an experienced mahout. ईश्वर ने कहा कि वो जानवर इतने विशालकाय थे कि अगर उनमें से गलती से भी एक जानवर बौखला गया, मतलब एक एलिफेंट का भी मत्था फिर गया, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सपीरियंस्ड महौत्स भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। महौत इज अ पर्सन जो कि एलिफेंट को कंट्रोल करता है, जो उसके ऊपर बैठता है उसे महौत बोलते हैं। तो कितना ही एक्सपीरियंस महौत हो, वो उस एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो एलिफेंट तबाही मचा देगा। He would get so caught in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet, imitating the mad elephant. तो ईश्वरन अपनी स्टोरी सुनाने में इतना ज्यादा खो जाता था कि वो जमीन से खड़े हो जाता था और अपने पैरों को जमीन पर पटकता था, एक पागल बौखलाए हुए एलिफेंट की एक्टिंग करने के लिए। मतलब वो इतने ज्यादा तरीके से स्टोरी को नरेट करता था, एकदम फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, ताकि जो उसका लिसनर है उसे स्टोरी एकदम रियल लगे। ठीक है। ईश्वरन्स टैलेंट ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी वाज प्रेजवर्दी। ईश्वरन का स्टोरी नरेट करने का जो टैलेंट था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि वो स्टोरी को सुनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता था in order to create some curiosity in his listeners. Okay? He put a lot of effort to make listener curious about the story. जैसा कि मैंने बताया, वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता था ताकि उसके लिसनर को स्टोरी क्यूरियस लगे। Okay? Now the next question. Why does the author say that the Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahen's living quarter? तो नरेटर ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वरन महेंद्र की लाइफ में एक टीवी से कम नहीं था? क्योंकि ईश्वरन हर रोज महेंद्र को अपनी थ्रिलिंग एडवेंचरस स्टोरी से एंटरटेन किया करता था, तो वो एक टीवी की कमी पूरी कर देता था। Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in the Mahen's living quarter because his stories were so entertaining that every night they made up for the absence of a TV in Mahen's living place. तो ईश्वरन की स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी कि महेंद्र की लाइफ में टीवी की कोई जरूरत नहीं थी। महेंद्र की टीवी ईश्वरन ही था। वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग स्टोरी सुनाया करता था कि किसी को भला टीवी की क्या जरूरत पड़ेगी अगर उसके पास ईश्वरन है तो। He would enjoy the unique way in which Ishwaran narrated a story which was full of adventure, suspense and horror. तो महेंद्र को ईश्वरन का स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमेशा ईश्वरन लिसनर के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता था और इस तरह से अपनी स्टोरी को नरेट करता था कि वो बहुत एडवेंचरस, सस्पेंस से भरी हुई और थ्रिलिंग लगती थी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि महेंद्र की जिंदगी में ईश्वरन एक टीवी का काम करता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट? तो महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया था जब ईश्वरन उसे घोस्ट के बारे में स्टोरी सुना रहा था। महेंद्र ने कहा था कि ये सब हमारे दिमाग का खेल होता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन फुल मून नाइट को उसके साथ क्या हुआ था?
फुल मून नाइट को उसने खुद अपनी आंखों से घोस्ट देख लिया था। तो हमें वही पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है अपने इस आंसर में। महेंद्र scolds ईश्वरन एंड सेज दैट घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। तो महेंद्र ईश्वरन को डांट देता है और ये कहता है कि घोस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, ये सब फिक्शन है। On a full moon night, he woke up from his sleep and heard someone crying. तो एक रात को फुल मून नाइट को महेंद्र अपने रूम में सो रहा था। उसकी अचानक से नींद खुल गई क्योंकि उसे खिड़की के पास किसी के रोने की आवाज आ रही थी। At first he thought that it was a cat which was hunting a mice, but as the sound grew louder and harsher, he was tempted to peep out of the window. तो पहले तो उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली रो रही होगी जो कि चूहे की तलाश में होगी, लेकिन धीरे धीरे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। महेंद्र मजबूर हो गया, उसे अपनी खिड़की से बाहर देखना ही पड़ा। In the white moonlight, he saw a dark, shady figure holding a bundle in its arms. बंडल मतलब होता है कपड़े में लिपटा हुआ कुछ, ठीक है। तो जब महेंद्र अपनी विंडो के पास आता है और झांकता है बाहर, तो वो देखता है कि फुल मून नाइट में एक डार्क शैडो अपने हाथ में बंडल लिए हुए खड़ी है। और उस बंडल में क्या है? एक अनबॉर्न बेबी, मतलब फीटस। सेम वैसा ही जैसा कि ईश्वरन ने बताया था। ओके, इनिशियली ही गॉट स्केयर्ड बट ओवरकेम इट एज ही फेल्ट दैट हिज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। तो पहले तो वो बहुत डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को शांत करा और ये समझाया कि ईश्वरन ने उसे इस घोस्ट के बारे में बताया था, शायद इसलिए उसे एक घोस्ट नजर आ रही है, मतलब ये उसके दिमाग का वहम है। The next day, the presence of the ghost was confirmed by Iswaran, and Mahendra realized that he actually saw a ghost the previous night. तो अगली सुबह ईश्वरन इस बात को कंफर्म कर देता है कि रात को महेंद्र ने घोस्ट ही देखा था। He did not want to live at that haunted place and resigned from the job. तो महेंद्र अब और उस डरावनी जगह पर नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर दिस स्टोरी? तो आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है कि इस तरह से स्टोरी एंड होती तो और अच्छा होता, आपके दिमाग में अगर कुछ एडवेंचरस और थ्रिलिंग सा है इस स्टोरी का एंड, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने पूरा लेसन डिस्कस कर लिया, उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको चीजें समझ आई हो, लेसन क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।